एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीएमए इंटर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के बारे में। तो ये बेसिकली वीडियो बनाने का पर्पस ये था, जो रिसेंट भी एग्जाम्स चल रहे हैं तो मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ जो शॉर्ट्स वीडियो रहती है और काम की चीज़ें जो रहती है कि क्या चीज़ें आपको आ सकती है, बेसिक जो चीज़ें होती है मैं बेसिक चीज़ों का बेसिकली रिविजन्स जो होते हैं वो करवाता हूँ। तो आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हमारे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के बारे में। तो धीरे-धीरे हम इसके मोटो पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर इसके जितने भी प्रोविज़न्स हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है? जो रेलेवेंट होगा हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो बात करते हैं हम फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 के मोटो के बारे में। देखो मोटो क्या होता है कि किस पर्पज़ से हमारा फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 बेसिकली तैयार किया गया। तो मोटो इसका है कि टू रेगुलेट द वर्किंग कंडीशन इन फैक्ट्रीज़। फैक्ट्रीज़ में आपने देखा होगा कि जैसे 8 टू 9 आवर्स की जो जैसे फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, तो काफ़ी जगह 12 घंटे, 13 घंटे वैसे भी करवाते हैं। तो इन सब को कैसे हम वो कर सकते हैं कि कैसे इन सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो इनके वर्किंग कंडीशन कि इतने देर बाद ये ब्रेक ले सकते हैं, इतनी देर के लिए ब्रेक ले सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, या अगर ये ओवरटाइम लगाते हैं तो ओवरटाइम में क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए, ठीक है? क्या इनके वेजेस होंगे? तो ये सब बेसिकली हमारे फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 में सुधार के पर्पज़ से फैक्ट्रीज़ के, वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन पे। तो इसका इंट्रोडक्शन देखो, इंट्रोडक्शन में क्या है, सॉरी, इंट्रोडक्शन में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है देखो, इट इज़ अ सोशल लेजिस्लेशन एंड इट प्रोवाइड्स फॉर हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्रीज। ठीक है, बेसिकली ये जो हमारे फैक्ट्रीज में जो वो होते हैं ना, लेबर्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, इनके हेल्थ के लिए, इनके जो वर्कर्स जो होते हैं, इनकी सेफ्टी कैसे होगी, ये सब हमारे बेसिकली इसके इंट्रोडक्शन में आएंगे फैक्ट्रीज के, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट इज टू इंश्योर एडुकेट सेफ्टी, पूरी तरह से इनको सेफ्टी कैसे दी जाए, वो इसके बारे में हमारा फैक्ट्रीज एक्ट बेसिकली तैयार किया गया है। एंड टू प्रोमोट द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, इनके हेल्थ और वेलफेयर, ठीक है, कि कैसे इनकी हेल्थ ठीक रहे, कैसे वेलफेयर किया जाए इनके लिए, एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्रीज एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्किंग कंडीशन कैसे इम्प्रूव की जाए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी इसकी, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी क्या है इसकी, इट इज़ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ये क्या है, होल ऑफ इंडिया, ये क्या है, एप्लीकेबल है। और कब से इफेक्ट स्टार्ट हुआ था इसका, 1 अप्रैल 1949। 1 अप्रैल 1949 से इसका बेसिकली क्या तैयार हुआ था, ये इसका इफेक्ट स्टार्ट हुआ था। इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू फैक्ट्रीज बिलोंगिंग टू सीजी और एसजी, ठीक है, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। ये मतलब क्या होगा, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू फैक्ट्रीज बिलोंगिंग टू सीजी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और एसजी यानी स्टेट गवर्नमेंट, इन सबको ये सब एप्लीकेबल है इनके लिए, ठीक है। जब तक अदर इनके जो पर्सनल जो इनके वो होते हैं ना, क्या नाम है, इनके जो पर्सनल एप्लीकेबिलिटी होती है कि इस जैसे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, तो फैक्ट्रीज एक्ट के अलावा जब तक फैक्ट्रीज एक्ट को कुछ नहीं कहेगा तो दूसरी एक्ट इस पे इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है। और फैक्ट्रीज एक्ट तो मेन इसी के लिए है। तो ये अगर कुछ कहता है तो ठीक है, ये अगर कुछ नहीं कहता तो दूसरे जो एप्लीकेबिलिटी है वो इसमें क्या होगी, लागू होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये कहना चाहते थे। कॉम्पिटेंट पर्सन देखो क्या होता है, ए पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय चीफ इंस्पेक्टर, वो क्या कहलाएगा, हमारा कॉम्पिटेंट पर्सन कहलाएगा, जो हमारे रिकॉग्नाइज्ड किए जाएंगे किसके द्वारा, चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा। फॉर कैरिंग आवर टेस्ट, एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, ये सब कौन लेगा, चीफ इंस्पेक्टर लेगा। रिक्वायर्ड टू बी डन इन अ फैक्ट्री। अब एक नोट है देखो, बेसिकली मोर देन वन पर्सन और इंस्टीट्यूशन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है, एक या एक से ज्यादा, ठीक है, ठीक है, मोर देन वन पर्सन और इंस्टीट्यूशन वो क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज हो सकते हैं, कैसे, किसके लिए, कॉम्पिटेंट पर्सन के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम मेन हमारा हजार्डस प्रोसेस बेसिकली हमारा डेंजरस चीज़ों से बचाव के लिए होता है। जैसे आपने देखा होगा, वर्कर्स जो होते हैं, वर्कर्स को कहीं किसी तरह से कुछ नुकसान ना हो, ठीक है। तो बेसिकली हजार्डस प्रोसेस इस पर्पज से बनाया गया है कि वर्कर्स के लिए स्पेशल केयर जो होती है ना, वो करना, कि ऐसा ना हो कि वर्कर्स हमारा काम कर रहा है, वर्कर्स के ऊपर ही क्या नाम है, इमारतें गिर जाए, ठीक है, वर्कर्स वहीं ऑन द स्पॉट वो क्या हो गया, डेड हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इनके लिए एक स्पेशल केयर के लिए हजार्डस प्रोसेस जो है ना वो तैयार किया हुआ है। देखो आपको मैं
रीड करवाता हूँ। एनी प्रोसेस और एक्टिविटी वेयर अनलेस स्पेशल केयर इज टेकन रॉ मटेरियल्स यूज्ड फिनिश प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स वेस्टेज देयर ऑफ वुड कॉज मटेरियल इम्पेयरमेंट टू द हेल्थ ऑफ पर्सन। ठीक है, इसके हेल्थ के लिए, किसके, पर्सन के, पर्सन कौन, वर्कर्स। ठीक है, इंगेज इन कनेक्टेड विद द प्रोसेस, जो उस प्रोसेस से रिलेटेड इंगेज होगा उसके लिए बेसिकली हजार्डस प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेबल। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी अगर हम बात करें हजार्डस प्रोसेस, तो फैक्ट्रीज के अंदर बेसिकली ईच एंड एवरी वर्कर्स को ये प्रोवाइड किया जाता है। ये नहीं कि कुछ वर्कर्स को मिलेगा कुछ को नहीं मिलेगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी, हाँ। उसके बाद हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमारा बेसिकली एक ऐसा टर्म, एक मिनट, एनी प्रोसेस फॉर मेकिंग, अल्टरिंग, ये देखो, एनी प्रोसेस फॉर मेकिंग, अल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, पढ़ते जाना मेरे साथ, फिनिशिंग, पैकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग अप, डिमोलिशिंग और अदरवाइज ट्रीटिंग और एडेप्टिंग एनी आर्टिकल और प्रोडक्ट विच आर व्यू टू इट्स यूज, सेल, ट्रांसपोर्ट, ये सारा प्रोसेस किसके अंदर कहलाएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद मेन हमारी कुछ ये देखो हाईलाइट कर देता हूँ मैं, मेन हमारा पंपिंग ऑयल, वाटर, सीवेज और सब्सटेंस, ये हमारा क्या कहलाएगा, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में दिया गया है। पंपिंग ऑयल, वाटर, सीवेज और एनी अदर सब्सटेंस। ठीक है, ये सब बेसिकली ज़्यादा जो इस चैप्टर में रहने वाला ना, कि पंपिंग ऑयल क्या होता है, वाटर, सीवेज, इन सब पे बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ज़्यादा कवर अप है। उसके बाद जनरली जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग और ट्रांसमिटिंग पावर, प्रिंटिंग बाय प्रेस और सिमिलर प्रोसेस और बुक बाइंडिंग, ये सब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग, रिफिटिंग, फिनिशिंग, ब्रेकिंग अप शिप्स, वेसल्स, ठीक है, प्रिजर्विंग और स्टोरिंग एनी आर्टिकल इन कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, ये सारे हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर आएंगे। अब हम बात करते हैं वर्कर्स की डेफिनेशन। तो वर्कर्स की डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज एल। अब इसके बारे में मैंने आपको बताया होगा कि जैसे डेफिनेशन जो होती है उसके लिए कभी हम सबसेक्शन का यूज़ नहीं करते हैं। डेफिनेशन हमेशा सेक्शन के बाद क्लॉज में हमेशा दिया होता है। ठीक है, तो ये वर्कर्स की डेफिनेशन किस में दी गई है, सेक्शन 2 क्लॉज एल में। ठीक है, तो क्या है हमारा, पर्सन एम्प्लॉयड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली with or without knowledge of principal employer whether for remuneration और not in any manufacturing process, क्या कहलाएगा हमारा, वर्कर्स। यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉय हुआ हो, विद और विदाउट, बिना नॉलेज के, नॉलेज या विदाउट नॉलेज हुआ हो, रेम्यूनरेशन मिला हो, या इन एनी या नॉट इन एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो वो क्या कहलाएगा, वर्कर्स कहलाएगा। फैक्ट्रीज की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज एम में दी गई है। ऑक्यूपायर की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज एन में दी गई है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो इसकी जो डेफिनेशन है ना, ऑक्यूपायर की डेफिनेशन देखो, पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री, जिसका पूरा कंट्रोल होता है फैक्ट्रीज के लिए कि क्या चीजें हो रही है क्या नहीं हो रही, वो हमारा क्या होता है, ऑक्यूपायर होता है। ठीक है, इसका कुछ नोट्स है, इसका नोट्स हमारा देखो, इन केस ऑफ कंपनी ओनली डायरेक्टर कैन बी एन ऑक्यूपायर। ठीक है, कंपनी के केस में ओनली डायरेक्टर जो होगा ना, मतलब कोई जो कंपनी होगी उसमें सिर्फ जो हमारा डायरेक्टर होता है वही क्या होगा, ऑक्यूपायर होगा हमारा। और हमारे जो एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, हमारे जो एम्प्लॉय होते हैं कैन नॉट बी एन ऑक्यूपायर, एम्प्लॉय कभी भी क्या होगा, ऑक्यूपायर नहीं होगा कंपनी के केस में। ठीक है, उसके बाद इंस्पेक्टर की डेफिनेशन सेक्शन 8 में दी गई है हमारे। ठीक है, एसजी में अपॉइंट सच पर्सन एज पोजेस द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन टू बी इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर बनने के लिए हमारा एसजी हमें अपॉइंट करेगा, किसी भी इंस्पेक्टर को एसजी अपॉइंट करेगा। ठीक है, एंड में असाइन देम सच लोकल लिमिट, जो भी लोकल लिमिट होती है वो क्या करेगा, असाइन करेगा। ठीक है, अब कुछ पावर्स होती है इंस्पेक्टर की। ठीक है, ये हमारी मेन चीज है सेक्शन 9 में। ठीक है, कि टू एंटर इनटू एनी प्लेस विच इज यूज्ड और विच ही हैज रीजन टू बिलीव इन यूज्ड इज एज ए फैक्ट्री। ठीक है, तो पावर कुछ इंस्पेक्टर को दी जाएगी कि आप ये सब कर सकते हो, बेसिकली कुछ कुछ चीज़ें इनको दी जाएगी कि ये चीज़ आप कर सकते हो। कुछ चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन होती है इनके, कुछ चीज़ों पे प्रोहिबिशन भी होती है कि आप ये चीज़ बिल्कुल नहीं कर सकते, आप ये चीज़ कर सकते हो लेकिन कुछ कंडीशन होगी तभी आप ये चीज़ करना। ठीक है, या ये चीज़ें हम आपको पावर्स देते हैं, तो वो सब चीज़ें क्या है, वो इंस्पेक्टर को पावर्स दी गई है। ठीक है, फिर उसके बाद मेक एग्जामिनेशन ऑफ प्रीमिसेस,
P&M यानी प्लांट एंड मशीनरी, आर्टिकल और सब्सटेंस एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद इंक्वायर इनटू एनी एक्सीडेंट और डेंजरस अकरेंस वेदर रिजल्टिंग इन बॉडीली इंजरी और नॉट एंड टेक टू सपोर्ट, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारी बेसिकली आप रीड कर लेना, मैं ये। और हाँ, बेसिकली एक चीज़ और, ये जो मेरे नोट्स होते हैं ना, आप क्या कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम जो चैनल है ना, वो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मोर देन 4000 क्या है हमारे मेंबर उसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो नोट्स होते हैं, ठीक है, ये मैं क्या करता हूँ टेलीग्राम चैनल पे हमेशा अपलोड करता रहता हूँ। और भी बच्चे आपके अगर कुछ डाउट्स वगैरह हो, तो बाकी के जो बच्चे होते हैं वो आपके डाउट्स वगैरह सॉल्व करेंगे, या आप कभी सॉल्व करना, ठीक। बेसिकली एक फैमिली की तरह जुड़े हुए हैं हम, जितने भी सीएमए एस्पिरेंट वगैरह होते हैं, सबको इकट्ठा, जो हमारे 4000 प्लस जो मेंबर्स हैं, वो सारे एक दूसरे के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है ना, उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके बाद बेसिकली हमारा एक टॉपिक निकल के आता है सर्टिफाइड सर्जन्स। सर्टिफाइड सर्जन्स क्या होते हैं, देखो, इसको भी कौन करता है, एसजी अपॉइंट करता है। फॉर किसको, अपॉइंट क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो देखो सर्जन्स होते हैं, ये बेसिकली किस लाइन में आते हैं, डॉक्टर्स वाली लाइन में आते हैं। तो ये क्या होता है, जो मेडिकल के जो वो होते हैं ना, प्रैक्टिशनर वगैरह होते हैं, तो इनको क्या करते हैं, ये एसजी हमारा अपॉइंट करता है टू बी ए क्या, सर्टिफाइंग सर्जन्स विद इन सच लोकल लिमिट्स। इनको भी कुछ लोकल लिमिट दी जाती है, और फॉर सच फैक्ट्रीज और क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्रीज एज इट में असाइन, जिस चीज़ के लिए वो असाइन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके भी ड्यूटी, अब देखो, हमने बात करी इंस्पेक्टर के बारे में, फिर उसके जो ड्यूटीज़ वगैरह, पावर वगैरह कुछ भी होते हैं, उसकी बात की। वैसे ही सर्टिफाइड सर्जन जो होते हैं, इनके भी क्या होते हैं, ड्यूटीज़ वगैरह हैं। तो क्या ड्यूटीज़ है इनके, ये देखो, इनकी ड्यूटीज़ की बात करते हैं। तो एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ यंग पर्सन, ठीक है, ये कुछ ड्यूटीज़ है, ठीक है, मेरे साथ साथ पढ़ते रहना। पहला पॉइंट क्या है, एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ यंग पर्सन। फिर सेकंड पॉइंट हमारा है एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एंगेज इन फैक्ट्रीज इन सच डेंजरस प्रोसेस ऑफ और ऑक्यूपेशन। उसकी ड्यूटी है सर्टिफाइड सर्जन्स की चेक करना, एग्जामिन करना क्या, कि पर्सन कौन इंगेज है फैक्ट्रीज में डेंजरस प्रोसेस के लिए। फिर ये सब एग्जामिन करेंगे, फिर हजार्डस प्रोसेस वहाँ अप्लाई होगा, ठीक है। थर्ड इनका क्या है पॉइंट, एक्सरसाइजिंग ऑफ मेडिकल सुपरविजन फॉर एनी फैक्ट्री और क्लास डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्रीज वेयर, ठीक है, वेयर। अब देखो, एक्सरसाइजिंग होगा का मेडिकल सुपरविजन फॉर एनी फैक्ट्रीज, ठीक है। अब क्या होगा, देखो, डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्री, कुछ चीज़ें बताई गई है, क्या होगा, वेयर, ठीक है। अब बात करते हैं वेयर कहाँ पे अप्लाई होगा। देखो, सबसे पहला पॉइंट, केसेस ऑफ इलनेस हैव अकर्ड इन विच इट इज रीजनेबल, ठीक है, जहाँ इलनेस की केस हो, ठीक है, टू बिलीव आर ड्यू टू नेचर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरिड ऑन और अदर प्रिवेलिंग वर्किंग कंडीशन, ठीक। बाय रीजन बाय रीजन ऑफ एनी चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है, किसी रीजन के वजह से, किस में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, यंग पर्सन्स आर लाइकली टू बी एम्प्लॉयड इन एनी वर्क विच कैन कॉज इंजरी टू देयर हेल्थ। तो ये सब बेसिकली क्या होते हैं, ड्यूटीज़ है हमारे किसके, सर्टिफाइड सर्जन्स के, ठीक है। उसके बाद हेल्थ की बात करते हैं हम। अब देखो, मेन चीज़ें यहाँ से निकल के आएगी। पहला पॉइंट हमारा क्लीनलीनेस। तो इसमें हमारा क्या है, देखो, एवरी फैक्ट्री शैल बी केप्ट, ठीक है। या नोट्स तो मैंने ऐसे बताया ना, ये देखो, यहाँ पे वर्ड मीनिंग के साथ कि एलोफीविया क्या होता है, एफ्लूविया क्या होता है। तो ये सारे नोट्स जो है ना, ये मैंने ऐसे तैयार किए हुए हैं कि यार इजी टू इजी, मतलब मैं कैसे लिख सकता हूँ। अब देखो, अगर आप बुक पढ़ने जाते हो, तो देखो सारे प्रोविजंस वगैरह तो उसमें नहीं दी होती, क्योंकि अमेंडमेंट वगैरह बहुत सारी आती है। तो अमेंडमेंट में आपके जैसे लॉ होते हैं, तो लॉ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, फाइनेंस एक्ट जैसे अभी 2021 एप्लीकेबल है। तो इन सब चीज़ों को आप बुक से ही पढ़ते जाओगे, तो कुछ पुरानी चीज़ें भी आप पढ़ लोगे उसमें। अब जैसे हमारा सीएमए का सिलेबस है 2016, अब तो चलो नया आ गया है, ठीक है। तो जो सिलेबस है ना 2016, तो बुक तो उसी अकॉर्डिंग से आती है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा चेंजेस उसमें आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है। चेंजेस आपको किसके कहाँ से आती है चेंजेस, या अमेंडमेंट इसके बेसिकली जो होते हैं ना, वो लागू होती है। तो वो वहाँ से सारी बेसिकली सब कुछ पढ़ के आप वहाँ से नोट्स प्रिपेयर करते हो, और फिर मैं बेसिकली उन नोट्स से जो है ना, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब देखो, पहला पॉइंट इसका क्या है, एवरी फैक्ट्री शैल बी केप्ट, क्या करना पड़ेगा, पहला इनको क्लीन एंड फ्री फ्रॉम एफ्लूविया, इनको बदबू वगैरह से दूर, मतलब बिल्कुल साफ स्वच्छ हमें चाहिए, वो सब करके रखना पड़ेगा, ठीक है। रिमूवल ऑफ एक्यूमुलेटेड डर्ट, ठीक है, गंदगी को दूर करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। रिफ्यूज ऑन फ्लोर्स, जो भी नीचे फर्श पे जो हमारे
गंदगी रहती है, ठीक है, उसको बेंचेस पे गंदगी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, स्टेयरकेस पे नहीं, पैसेज ऑफ एनी और इट्स डिस्पोजल, ठीक है। दूसरा पॉइंट था ये। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो इसका तीसरा पॉइंट उसके बाद क्लीनिंग ऑफ फ्लोर ऑफ एवरी वर्क रूम, ठीक है, वर्क रूम के जो जितने भी फ्लोर वगैरह होते हैं उनकी साफ सफाई होनी चाहिए हफ्ते में कम से कम एक बार, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट हमारा क्या, इफेक्टिव ड्रेनेज फॉर रिमूविंग स्टोर वाटर टू एक्सटेंड पॉसिबल, जितना हो सके उतना आप क्या करोगे, स्टोर रूम के जो वाटर वगैरह होते हैं उनको साफ करोगे, ठीक है। उसके बाद टू इंश्योर दैट इंटीरियर वॉल्स एंड रूफ, जो हमारे अंदर के जो जैसे दीवारें होती है या छत वगैरह होती है, आर केप्ट क्लीन, जो साफ सफाई होनी चाहिए उनकी। फॉलोइंग इज टू बी कंपाइल्ड, ये देखो बेसिकली देखो फैक्ट्रीज के लिए कितना वो कर रहे हैं ये, कि मतलब फैक्ट्री साफ स्वच्छ होना चाहिए। बेसिकली कोई चीज़ें इनसे वो ना हो कि क्या नाम है, हमारे गंदगी वगैरह से भी क्या होती है, कुछ बीमारी वहाँ से निकलती है। बीमारी से फिर क्या होगा, वर्कर्स को कुछ ना हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली ये सब किसके लिए की गई है, ये सब हमारे वर्कर्स के लिए। मेन ये चीज़ क्या है, मोटिव क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये किसके लिए, जो फैक्ट्रीज के जो वर्कर्स होते हैं ना, उसके लिए ये सब चीज़ें की गई है। उसके बाद बात करते हैं हम वाइट वॉश और कलर वॉश की, ठीक है। तो वाइट वॉश और कलर वॉश क्या होता है, देखो, कैरिड आउट एटलीस्ट वंस इन एवरी पीरियड ऑफ 14 मंथ्स, हर 14 महीने बाद हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, वाइट वॉश और कलर वॉश करवाने की, ठीक है। उसके बाद वेयर सरफेस हैज़ बिन पेंटेड, जहाँ सरफेस क्या होती है, पेंटेड और वार्निश्ड होती है, वहाँ पे क्या होगा, रिपेयर या रिवर्स्ड, क्या कब कब होंगे, ठीक है, रिवर्निश्ड, ठीक है, ये कब होंगी, एक बार होगी हर 5 साल में। इफ़ दे आर वॉशेबल, अगर वो धोने वाले भी हैं, ठीक है, तो क्या होगे, देन वंस इन एवरी पीरियड ऑफ 6 मंथ। अगर देखो वैसे है, अगर नॉर्मली पेंट वगैरह है या वैसे है, ठीक है, तो वो क्या होगा सॉरी, वो हर 5 साल में एक बार करवाएंगे आप, ठीक है, वो रिपेयर होगा या वैसे रिवर्निश्ड होंगे, ठीक है। अगर वो वॉशेबल है, यानी आपने देखा होगा दीवालों पे जैसे प्लास्टिक पेंट वगैरह जैसे जो होते हैं, वो क्या अगर वैसे हैं आपके, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपको हर 6 महीने में आपको एक बार करवाना पड़ेगा, वो आपके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। वेयर दे आर पेंटेड वार्निश्ड हैव स्मूथ इम्परवियस सरफेस, वहाँ क्या होगा, क्लीन, हर 14 महीने बाद एक बार क्लीन होगा। तो बेसिकली उसके बाद आपके क्या होंगे, देखो डोर्स वगैरह आते हैं, डोर्स, विंडोज, अदर वुडन मेटेलिक फ्रेमवर्क, ये क्या होंगे, पेंटेड होंगे और वार्निश्ड होंगे एटलीस्ट वंस इन एवरी पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, हर 5 साल में क्या होंगे, विंडो वगैरह जो दरवाजे वगैरह होते हैं या खिड़की वगैरह ये जो होते हैं ना, ये सब क्या होंगे, जो वैसे इसमें बात की गई है अदर वुडन वगैरह, जैसे कोई भी लकड़ी वगैरह का कोई जो सामान वगैरह है ना कुछ भी, तो वो सब क्या होंगे, पेंट वगैरह किए जाएंगे, बेसिकली वार्निश वगैरह की जाएंगी एटलीस्ट कब, 5 साल में एक बार। उसके बाद दूसरे पॉइंट, अब पॉइंट वाइज पढ़ते हैं, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स, ठीक है, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, डस्ट एंड फ्यूम फ्यूम, ठीक है, ये बेसिकली मैंने सेक्शन और इसके साथ ही पॉइंट दिए हुए हैं कि ये सब बेसिकली आप याद रखना। इसके बारे में तो आप एग्जाम में इसके अंदर की चीज़ें भी आप बेसिकली एक बार पढ़ के जाओगे तो आप लिख लोगे, नहीं भी पढ़ के जाओगे ना तो यार इतना पॉइंट आप लिख दोगे, बेसिकली इनफ है, मोर देन इनफ है। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। ओवर क्राउडिंग देखो क्या है, ओवर क्राउडिंग एटलीस्ट 14.2 क्यूबिक मीटर्स जो होते हैं ना स्पेस फॉर एवरी वर्क रूम एम्प्लॉयड, हर वर्क रूम एम्प्लॉयड के लिए क्या होना चाहिए, 14.2 क्यूबिक मीटर के जो है ना स्पेस होने चाहिए। फिर लाइटिंग होनी चाहिए। अब ये सब बेसिकली इसके साथ में मैंने सेक्शन दिए हुए हैं, तो सेक्शन को रिमेंबर जरूर करना अगर हो सके तो। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन, देखो इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि आप याद करोगे तो बहुत बढ़िया, लेकिन नथिंग इज क्या कहते हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना, तो वही चीज़ यहाँ भी है। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर, अब देखो ड्रिंकिंग वाटर के कुछ प्रोविजंस हैं। ड्रिंकिंग वाटर्स क्या है हमारे, वेयर, जहाँ पे 250 मेंबर्स, मोर देन 250 वर्कर्स, जहाँ पे 250 वर्कर्स से ज़्यादा क्या है, मतलब 250 से ज़्यादा वर्कर्स है, वहाँ पे क्या होंगे, प्रोविजंस फॉर कूल ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग हॉट हॉट वेदर। तो मतलब जैसे जहाँ पे 250 से ज़्यादा अगर वर्कर्स हो ना, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रोविज़न वहाँ पे बनाया गया है कि जो हॉट वेदर यानी गर्मियों में ठंडा पानी का, ठीक है, गर्मी में ठंडा पानी का क्या होगा वहाँ पे एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए वर्कर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, तो आगे है वाटर पॉइंट्स सेल बी 6 मीटर्स अवे फ्रॉम एनी वॉशिंग प्लेस, यूरिनल, लेटरिन वगैरह, स्पूतून ड्रेनेज। स्पूतून क्या होता है,
स्पीतून वो होता है जैसे थूक, ठीक है। तो ये हमारे क्या होने चाहिए, ये सब क्या होना चाहिए, जो हमारे पानी के जो फैसिलिटी वगैरह जहाँ दी जाएगी ना, जैसे जो पीने का पानी होता है, प्याऊ वगैरह जो भी होता है फैक्ट्रीज वगैरह में, तो 6 मीटर अवे, मतलब पानी के प्याऊ वगैरह जो भी बेसिकली मैं प्याऊ लेके चलता हूँ, कि अगर प्याऊ है तो वहां से 6 मीटर दूर पे ही है जो हमारे वॉशिंग प्लेस वगैरह या लेटरिन वगैरह जो भी होते हैं ना, ये सब हमारे क्या होने चाहिए, 6 मीटर दूर ही हमेशा हम होने चाहिए फैक्ट्रीज से, ठीक है। ये बेसिकली प्रोविजंस है, एप्लीकेबल करो तो बहुत बढ़िया। बाकी इतना लोग चेक नहीं करते, इतना ध्यान नहीं देते, कौन इतना फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ के जाता है फैक्ट्री चलाने, ठीक है। तो ये हमारे उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा निकल के आता है लेटरिन एंड यूरिनल्स। सेक्शन 19 में इसकी बात की गई है, वेट मोर देन 250 वर्कर्स, ठीक है, जहाँ पे 250 वर्कर्स से ज़्यादा होंगे वहाँ पे ऑल लेटरिन एंड यूरिनल्स क्या होंगे, साफ सफाई होगी 7 दिन, मतलब हर हफ्ते में एक बार, ठीक है, हफ्ते में एक बार साफ सफाई होगी। स्पुतिन, ठीक है, स्पुतिन, ये देखो आपको ये दिख रहा होगा, हल्का सा रिफ्लेक्ट, मतलब थोड़ा फोकस करके देखना इसमें, तो क्या लिख रखा है मैंने वहाँ पे, इसका जो ना मीनिंग लिख रखा है थूक। तो ऐसे ही बेसिकली मैं हर चीज़ जो है ना करते रहता हूँ, ये हमारे मेरे जो ऐसे नोट्स होते हैं ना ऐसे ही होंगे, आपको ऐसे ही मिलेंगे। उसके बाद देखो पावर्स पढ़ते हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट्स की क्या पावर होती है, ये देखो सेक्शन 41D, इसमें क्या लिखा गया, सीजी इज हैविंग पावर टू इंक्वायर टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है, ऑब्जर्व करेगी फैक्ट्रीज के अंदर, ये उसके पास पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेक्शन 41E क्या कहलाता है, सीजी में प्रोवाइड इमरजेंसी स्टैंडर्ड, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ए फैक्ट्री, ठीक है, ये क्या कर सकती है, इमरजेंसी स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है, कौन, सीजी। 41F क्या कहलाता है, 41F कहता है कि सीजी में फिक्स मैक्सिमम परमिशिबल थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ एक्सपोजर ऑफ केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है, वहां पे कुछ लिमिट वगैरह जारी वो कर सकते हैं ये, ठीक है, मैक्सिमम परमिशिबल थ्रेशोल्ड लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट किसकी, केमिकल वगैरह की जो होती है ना, टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं उनकी क्या कर सकते हैं, ये लिमिट लगा सकते हैं, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सेक्शन 41G। ये क्या कहता है, देखो, ऑक्यूपायर सेल सेटअप ए सेफ्टी कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टू प्रोमोट कोऑपरेशन बाय द बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो ऑक्यूपायर क्या करेगा, सेफ्टी वगैरह के लिए क्या करेगा, शेल सेटअप सेफ्टी कमेटी, ठीक है, सेफ्टी कमेटी वहाँ पे करेगा। फिर इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कर, मतलब ये सब करेंगे वो। फिर क्या करना है हमें, प्रोमोट कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट इन मेंटेनिंग प्रॉपर्टी सेफ्टी एंड हेल्थ, ठीक है, एट वर्क, मतलब क्या करे। फिर टू रिव्यू पीरियडिक, क्या है, पीरियडिकेबल, ठीक है, पीरियडिकली, सॉरी, द मेजर्स टेकन इन दैट इफेक्ट, ठीक है। तो ऑक्यूपायर क्या करेगा, मीटिंग वगैरह करते हैं, ये सेफ्टी कमेटी वगैरह करते हैं, फिर वहाँ पे बात करते हैं कि वर्कर्स के लिए क्या किया जाए, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 41G। 41H क्या कहता है, देखो, इफ वर्कर्स हैव रीजनेबल एप्रीहेंशन, ठीक है, एप्रीहेंशन, यार इसमें ऐसे ऐसे वर्ड है ना, क्या बताऊं, फैक्ट्री मतलब लॉ में आपको ऐसे बेसिकली वर्ड्स आपको दिखेंगे। एप्रीहेंशन क्या कहेगा, डेट देयर इज अ लाइकलीहुड ऑफ इमिनेंट डेंजर to their lives or health due to accident, they may bring the same to the notice of his occupier, ठीक है। ये देखो, if workers have reasonable apprehension, ठीक है, अगर वर्कर्स के पास रीजन है, ठीक है, कि डेट देयर इज ए लाइकलीहुड ऑफ इमिनेंट डेंजर टू देयर लिव, उनको जान को खतरा है, या हेल्थ ड्यू टू एक्सीडेंट होने की संभावना है, तो क्या कर सकता है, ब्रिंग टू द सेम टू द नोटिस ऑफ दिस ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर को बेसिकली एक नोटिस लिख के दे देगा, ठीक है। उसके बाद देखो, इमीडिएट एक्शन शैल बी टेकन एंड ए रिपोर्ट टू द इंस्पेक्टर हैविंग जुडिडिक्शन। उसके बाद बेसिकली क्या होगा, एक्शन लिया जाएगा, ठीक है, मतलब वो जो नोटिस उनको मिला है ऑक्यूपायर को, उसके बाद क्या होगा, इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा, रिपोर्ट जनरेट की जाएगी, इंस्पेक्टर क्या करेगा, बेसिकली इसको सही से हैंडल करेगा। उसके बाद देखो, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है वेलफेयर। वेलफेयर में देखो क्या है, वॉशिंग फैसिलिटीज दी जाएगी, ठीक है, स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथ्स फैसिलिटी दी जाएगी, सिटिंग फैसिलिटी होगी, फर्स्ट एड क्या होता है, हमारा जो मेड किट होते हैं ना, कि किसी वर्कर्स को कुछ चोट वोट लग जाना, तो पट्टी वगैरह करवाने के लिए बाहर जाए तो भाई पट्टी आप अंदर ही रख लो, दवाई लेने बाहर जा रहे हो तो दवाई आप वही रख लो, इमरजेंसी केस होती है चीज़ें, ठीक है। मिनिमम 150 वर्कर्स के लिए हमेशा इनके पास होगी, ठीक है। कैंटीन, कैंटीन क्या होगा, 1 कैंटीन फॉर मिनिमम 250 वर्कर्स इज इफ अवेलेबल, ठीक है, एक कैंटीन क्या होगा, 250 वर्कर्स के लिए होगा, ठीक है। शेल्टर,
शेल्टर क्या होता है आपको आपने देखा होगा, शेल्टर होते हैं जो ज़मीन के नीचे जो होते हैं ना, ज़मीन के नीचे का जो हिस्सा होता है जैसे सुरंग टाइप जो होते हैं, वो क्या कहलाता है? शेल्टर कहलाता है। रेस्ट रूम एंड लंच रूम क्या होगा? इफ मोर देन 150 वर्कर, तो होना चाहिए ये। क्रेचिस, इफ, ठीक है। क्रेचिस हमारे बेसिकली वो होती है जो, जैसे आपने देखा होगा कि लेडीज़ वर्कर्स जो होती हैं, तो लेडीज़ वर्कर्स जैसे आप उनको रखते हो काम पे, तो वो देखना आप अपने बच्चों को भी लेके आती है कि भाई घर चला रहे हैं वो, ठीक है, तो अपने बच्चे को भी ले लेके घूमेंगे, ठीक है। तो बच्चों के लिए यानी जो 6 साल से जो कम के जो बच्चे होंगे उनके लिए क्या होगा? देखो, पहली बात तो ये 2 चीज़ें एप्लीकेबल है। इफ मोर देन 30 वुमन वर्कर, अगर 30 से ऊपर वर्कर्स है, लेडीज, ठीक है, वुमन वर्कर्स, तो और उनके 6 साल के बच्चे हैं, ठीक है, 6 साल से कम के बच्चे, तो क्या होगा? क्रेचिस, यानी उनके लिए क्या की जाएगी? उनके रहने के लिए घर दिया जाएगा, ठीक है। वहीं फैक्ट्रीज में उनको मतलब एक झुग्गी झोपड़ी टाइप आप वो सब भी बना के आप बेसिकली इनको दोगे कि उनके अंदर उनके बच्चे वगैरह रहे, ठीक है। जब तक काम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद वेलफेयर ऑफिसर देखो क्या है? इफ 500 और मोर देन वर्कर्स, ठीक है, 500 या 500 से ज्यादा वर्कर्स है, तो ऑक्यूपायर शैल एम्प्लॉय प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ वेलफेयर ऑफिसर। प्रिस्क्राइब्ड नंबर यानी वेलफेयर ऑफिसर भी ऑक्यूपायर को क्या करना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑक्यूपायर की होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एडल्ट जो होते हैं उनकी वर्किंग आवर्स क्या क्या होते हैं। जो हमारे वर्कर्स होते हैं इनके वर्किंग आवर्स क्या होंगे? तो नो एडल्ट वर्कर सेल बी रिक्वायर्ड टू वर्क इन ए फैक्ट्री फॉर मोर देन 9 आवर्स इन एनी डे, ठीक है। 9 घंटे से ज़्यादा काम करने की उनको क्या नहीं है? परमिशन नहीं है। 9 घंटे से ज़्यादा आप उनसे काम नहीं करवा सकते। उसके बाद पीरियड ऑफ वर्क ऑफ एडल्ट वर्कर्स ईच डे शैल बी सो फिक्स्ड दैट नंबर ऑफ वर्क दैट नो पीरियड शैल एक्सीड 5 आवर्स, ठीक है। जो उनका जो काम करने का जो पीरियड होता है ना, जैसे आप 5 घंटे से ज़्यादा उनको क्या रेगुलर काम नहीं करवा सकते। 5 घंटे के बाद उनको आप ब्रेक दोगे या लंच ब्रेक जो होता है ना, इसी के लिए आपने देखा होगा, इसी की वजह से आपने देखा होगा कि जो हमारे वर्कर्स वगैरह जो होते हैं ना, जैसे फैक्ट्री या कहीं भी काम करने जाते हैं, तो क्या होता है जैसे 8 या 9 बजे से, शायद मेरे ख्याल से 9 बजे से काम होता है ना, तो 9 बजे से जो स्टार्ट होता है ना, तो 10, 11, 12, 1 यानी 4 घंटे बाद 1 या 2, ठीक है, ऐसे 4 या 5 घंटे बाद क्या दिया जाता है? ब्रेक। तो इनको लंच ब्रेक भी मिल जाता है इसी बहाने, और ये क्या हो जाता है? मतलब जो प्रोविज़न जो होते हैं ना, प्रोविज़न भी आप अप्लाई कर देते हो इसी के साथ। तो ये सब बेसिकली क्या की गई है? ये सब एक लॉ के अंदर आती है चीज़ें। ये नहीं होता कि किसने आप काफ़ी बच्चे मेरे को जहाँ तक ध्यान है, मेरे से भी कितने पूछते थे कि भाई 1 से 2 ही क्यों होता है लंच? ठीक है? 1 से 2 ही क्यों होता है? हम 12 से 1 भी रख सकते हैं, 3 से 4 भी रख सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या होती है? सब प्लानिंग होती है। ये सब लॉ के अंदर आती है सारी चीज़ें। वहाँ से हमें प्लान करना पड़ता है। अब ये देखो, आफ्टर ईच 5 आवर्स ऑफ वर्क, हर 5 घंटे के बाद क्या होगा? देयर शैल बी रेस्ट ऑफ हाफ एन आवर। पहले आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप 5 घंटे के से ज़्यादा नहीं कर सकते आप, ठीक है। पहले कर सकते हो लेकिन बाद में नहीं। लेकिन अगर आप पहले करते हो तो ये ध्यान देना कि उसके बाद आप 5 घंटे से ज़्यादा कंटिन्यू मत करवाना काम, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हमारा वीकली जो हॉलीडे है। वीकली हॉलीडे वो हमारा सेक्शन 52 के अंदर आता है। वीकली हॉलीडे, अब देखो, नो एडल्ट वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन दी फर्स्ट डे, ठीक है। कोई भी एडल्ट वर्कर को, अगर जैसे मान के चलो पहले दिन संडे है, तो ये नहीं है कि पहले दिन से ही काम स्टार्ट हो जाएगा, संडे को भी आ जा भाई। 1 तारीख को अगर संडे है तो 2 तारीख से कंटिन्यू करेगा, ठीक है। उसके बाद ही हैज़ या विल हैव हॉलीडे फॉर होल डे, ठीक है, ऑन वन ऑफ द 3 days इमीडिएटली बिफोर या आफ्टर सैटरडे, ठीक है। अगर वो कहता है या नहीं भी कहता है, तो हर 3 दिन के बाद, ऑन वन ऑफ द 3 days, 3 दिन पे वो क्या कर सकता है? वो छुट्टी ले सकता है, ठीक है। उसके बाद मैनेजर हैज़, ठीक है, मैनेजर हैज़ बिफोर द सेट डे और सब्स्टिट्यूट डे विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। फिर बात करते हैं हम इसके डिलीवर। अभी इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट्स आप पढ़ लेना, ये इतना इफेक्टिव नहीं है। अब देखो, फैक्ट्री की बात करते हैं हम। फैक्ट्री ये हमारा आता है सेक्शन 2 क्लॉज एम के अंदर, प्रीमिसेस इंक्लूडिंग प्रीसिंट्स, ठीक है, वेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरीड ऑन। अब देखो, ये मेन हमारा पॉइंट आता है, अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी हो रहा है, ठीक है, और आपके पास एड ऑफ पावर है, यानी पावर है आपके, पावर की मतलब क्या कहते हैं उसको, पावर है आपके पास, और एक होता है बिना पावर, ठीक है। पावर है तो 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय आप चला सकते हो, ठीक है। विदाउट पावर है तो 20 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, ठीक है, माना जाएगा ऐसे। अगर आप एड ऑफ पावर हो तो 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय होगा ना,
10 या 10 से ज़्यादा भी होगा तो आप क्या कहलाओगे, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वहाँ कैरिड हो सकता है, ठीक है, हो जाएगा। अब देखो ये बेसिकली मैं आपको ईज़ी वे में समझाने की अगर कोशिश करूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होच-पोच हो चुका है अभी। अब देखो, वेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज़ कैरिड ऑन विद एड ऑफ पावर, यानी पावर के साथ चल रहा है, ठीक है? तो 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय, पावर के बिना है तो 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय क्या, ठीक है, ऑन एनी डे ऑफ प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, इतने होने चाहिए, ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आप इतना कर लो, ये आपके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो में आपको यहाँ पे क्या करता हूँ, वीडियो फिनिश करता हूँ मैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, हमारी मोटिवेशन इससे हाई होती है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।